मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज हम क्लास 9 के इस ऑनलाइन वीडियो में तीसरा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। तीसरा चैप्टर आपका निर्देशांक ज्यामिति है और अभी तक हम लोग 2 चैप्टर को पढ़ चुके हैं, संख्या पद्धति और बहुपद। बहुत सारे बच्चों का रेस्पॉन्स आया, लेकिन वैसे बच्चे जो अभी भी रेस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, कृपया वो जागें और जो भी पढ़ाई होती है अभी ऑनलाइन के माध्यम से ही पढ़ें। जब हम लोग का क्लास शुरू होगा तो फिर हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे और फिर उसको पढ़ेंगे। तो निर्देशांक ज्यामिति को शुरू करने से पहले इसके कुछ बेसिक को समझना ज़रूरी है कि यह निर्देशांक ज्यामिति जो है क्यों डेवलप किया गया, इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। तो इसके लिए चलिए आप लोग को एक कहानी हम दिखाते हैं कि मान लीजिए कि आपको आपके फ्रेंड के घर जाना है और वह फ्रेंड जो है इस शहर में आपका नया नया आया हुआ है। तो शहर का लोकेशन, शहर की स्थिति हम दिखा रहे हैं आपका कैसा है कि शहर के बीचों बीच एक लाइन है, आपका एक मार्ग है और मार्ग में यह पहला मार्ग, यह आपका दूसरा मार्ग, यह आपका तीसरा मार्ग, यह आपका चौथा मार्ग, यह आपका पांचवा मार्ग। इस तरह से मान लीजिए गली दिया गया है, ये सब गली दिया गया है और इसके बीच जो है आपका यहाँ पर मकान बना हुआ है। इस तरह से मकान बना हुआ है, इस तरह से घर बने हुए हैं। तो अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये गली नंबर 1 है, ये गली नंबर 3 है, ये गली नंबर 4 है, उसके बाद ये गली नंबर 2 है, गली नंबर 4 है और यह जो है आपका 1 2 3 इस तरह से दिया गया है। मान लीजिए 1 2 3 इस तरह से है आपका, यह 1 2 फिर 1 1 और 2 1 और 2। कुछ नंबर्स दिए गए हैं, मकानों में कुछ नंबर्स भी दिए गए हैं। अगर आपको कहा जाए, आपका दोस्त कहता है कि जब तुम टाउन में इन करोगे, क्या करोगे, जब तुम टाउन में इन करोगे तो तुमको जो है तीसरा गली में घुस जाना है और उसी गली में मेरा घर है। तो चलिए बच्चों, आपके साथ मैं भी चलता हूं। अब तीसरी गली में हम यहाँ टाउन में इन किए, पहला गली देखे, नहीं 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 नहीं, ये पहला गली नहीं है। फिर आगे बढ़े तो हमने देखा, दूसरा गली को देखा, दूसरा गली को देखा, नहीं, मेरा दोस्त बोला था तीसरे गली में है। अब तीसरे गली में हम जाते हैं तो तीसरे गली में तो बोला था कि वो मेरा घर है, लेकिन तीसरे गली में हम देखते हैं कि बहुत सारे घर हैं। फिगर में हमने दिखाया 4 ही घर, लेकिन मान लीजिए कि इस गली में बहुत सारे घर हैं, 4 5 6 7 8 9 10। तो बताइए कि आप अपने मित्र के पास पहुंच पाएंगे? अगर आपको यह कहा गया कि आप तीसरे गली में घुस जाइएगा तो क्या आप अपने मित्र के पास पहुंच जाएंगे? बिल्कुल नहीं पहुंच पाएंगे। क्यों नहीं पहुंच पाएंगे? क्योंकि इस गली में बहुत सारे घर हैं और आपके मन में हेजिटेशन होगा। क्या हेजिटेशन होगा? अब किसके दरवाजे को खटखटाएं? अगर किसी के दरवाजे को खटखटाएं और उधर से आके डांट उठ दे और कुछ बोल दे उल्टा सीधा, तो दोस्ती का प्यार जो है सारा बर्बाद हो जाएगा, मूड खराब हो जाएगा, दिन भर अच्छा नहीं लगेगा। कहीं ऐसा नहीं हो कि किसी के घर में ढकढकाएं, नॉक किए, उधर से कुत्ता भौं भौं करने लगे। तो ये सब
बहुत सारी बातें आपके मन में चलना प्रारंभ हो जाएगी और आप फाइनली जो है ये डिसाइड नहीं कर पाइएगा कि किस घर में घुसूं। अगर आपका दोस्त बता देता कि तीसरे गली में मेरा घर है और तीसरा रूम नंबर है, मेरे मकान का नंबर है तीसरा, तो आप बिंदास इस तरह से सीना ठोक के जाते और सीधा तीसरे गली में घुस के तीसरे मकान में नॉक कर देते, तो आपका दोस्त आपके लिए हाजिर होता, आपके लिए चाय नाश्ता वगैरह वगैरह जो भी अब आपकी जैसी दोस्ती है उस तरह से वो तो सेवा करेंगे ही। तो ये जरूरी हो जाता है आपको किसी भी चीज के लोकेशन को पता लगाने के लिए इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हम लोग उपयोग आज करने जा रहे हैं, उपयोग सीखने जा रहे हैं। अगर मान लीजिए कि आपके एक दोस्त का घर तो 3 में तीसरे गली में और तीसरे रूम नंबर में था, तीसरे गली में तीसरे रूम नंबर में था, इसको हम नोट कर लिए, तीसरा गली और तीसरा मकान नंबर। अब एक ऐसा दोस्त है वो कहता है कि मेरा घर जो है 5वें गली में है और 5वें गली में पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये चौथा जो मकान है नंबर चौथा वो मेरा घर है। तो आपके दूसरे फ्रेंड का लोकेशन क्या हो जाता है यहाँ पर देखिए कि आप पहला गली दूसरा गली तीसरा गली चौथा गली छोड़ के 5वां गली में घुसेंगे, 5वां गली में जाके चौथा रूम नंबर देखेंगे, चौथा मकान संख्या को देखेंगे और जो मकान होगा उसमें आप घुस जाएंगे, नॉक कर देंगे। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यह जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है आपका, यह आपको अब बताने वाला है किसी भी बॉडी का, किसी भी ऑब्जेक्ट का लोकेशन बताने वाला है। अब आइए बच्चों हम लोग दूसरा एग्जांपल देखते हैं। तो इस तरह से हम नोट करते हैं, इसको हम लोग ऑर्डर पेयर कहते हैं और इसको ऑर्डर पेयर कहते हैं। इसमें पहला नंबर जो है इस तरह से क्षैतिज रेखा को डिनोट करेगा आपको जब आप आगे पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो यह जो क्षैतिज लाइन है, यह क्षैतिज रेखा के लिए जितना नंबर मिलता है उसको हम पहले स्थान पे लिखेंगे और ऊर्ध्व रेखा, कहने का मतलब खड़ी रेखा के लिए जितना नंबर मिलता है उसको हम लोग सेकेंड पोजीशन में लिखेंगे। और वही चीज आगे चल के क्षैतिज रेखा को हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं और वर्टिकल रेखा को हम लोग वाई एक्सिस कहते हैं। तो बच्चों याद रखिए, पड़ी लकीर के लिए हम पहले पोजीशन पे लेते हैं और खड़ी लकीर के लिए हम लोग दूसरे पोजीशन पे लेते हैं। तो इस तरह से यह नंबर दे देने से आपको किसी भी ऑब्जेक्ट का लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन पता चल सकता है। आइए हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल में एक पेपर लीजिए आप, आप अपने बुक को भी पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। चूँकि आप लोगों के पास बुक पढ़ने का टाइम नहीं है, टाइम की बहुत स्कार्सिटी रहती है बच्चों, तो इसलिए जो है आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी। ये एक पेपर का टुकड़ा है, एक कंप्लीट पेपर हम ले लिए और इसमें एक पॉइंट हम डाल दिए और यहाँ पर इसमें इसके कॉर्नर को कुछ नाम दे देते हैं, ठीक ना। ये पेपर का टुकड़ा है और इसमें P कोई पॉइंट है। अब यदि आपसे पूछा जाए कि बताइए ये P कहाँ है इस पेपर में, तो कोई बच्चे कहेंगे कि यह P जो है सर बीच में नहीं है, ये जो है D के तरफ सटा हुआ है। कोई दूसरा बच्चा जवाब देगा कि यह जो है ना साइड AD के ज़्यादा नज़दीक है और उसके बाद जो है यह पॉइंट DC के नज़दीक है। और क्या उत्तर दे सकते हैं? और कोई बच्चा कहेगा कि सर ये जो है AB से बहुत दूर पे है और उसके बाद BC भी दूरे पे है सर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि किसी एक पॉइंट के लिए, एक पॉइंट के लोकेशन को अगर पूछा जाए तो ऐसे कंडीशन में हम बहुत सारे आंसर दे सकते हैं।
तो बताइए बच्चों, अगर जो मान लीजिए कि आपको लोकेशन फ़ोन के माध्यम से दिया जा रहा है, एग्जैक्ट लोकेशन, तो कितनी मुश्किल हो जाएगी आपको एक लोकेशन को किसी एक लोकेशन को दूसरे को समझाने में। अब यदि हम ऐसे करते हैं कि यह आपका AB है, AB से हम इस तरह से चले, उसके बाद AB से एक वर्टिकल लाइन लिए, तो ये पोजीशन आपका, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आप 3 सेंटीमीटर चले और इधर से 8 सेंटीमीटर चले। अब यदि इसको कहिए 3 और 8, तो देखिए इस पॉइंट P का एग्जैक्ट लोकेशन हमको पता चल जाता है कि नहीं। पिछले भी एग्जाम्पल में हमने कहा कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा वो पहले लिखाएगा, जो वर्टिकल लाइन का वैल्यू आएगा वो बाद में लिखाएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर इस पॉइंट का लोकेशन कह सकते हैं कि भाई ये जो आप पेपर ले रहे हैं, इस पेपर में एक कॉर्नर से 3 सेंटीमीटर हॉरिजॉन्टल बढ़िए आगे, और फिर उसके बाद ऊपर के तरफ 8 सेंटीमीटर बढ़िए, तो वो पॉइंट आपको मिल जाएगा। तो हमें उम्मीद करना ही भी ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग समझ रहे होंगे। तो सुबह उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जन्म होता है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जनक, जिसने इसके बारे में सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया, उसका नाम है आपका रेने दकार्ते। उसका नाम क्या है? मैथमेटिशियन का नाम रेने दकार्ते। रेने दकार्ते। तो इन्होंने ही सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर अध्ययन किया, और उसका ये फायदा हुआ कि आज के डेट में आप जो अक्षांश और देशांतर, एल्टीट्यूड और लेटीट्यूड जो अर्थ के ऊपर पढ़ते हैं, जानते हैं, एल्टीट्यूड और लेटीट्यूड में हमारा पूरा अर्थ डिवाइडेड है, लाइन, इमेजिनरी लाइन खींचा हुआ है, तो उसी के आधार पर किसी भी बॉडी का हम एग्जैक्ट लोकेशन पता करते हैं। अब मान लीजिए समुद्र में कहाँ हमारा बड़ा बड़ा जहाज चल रहा है, किस पोजीशन में है, हवा में हवाई जहाज उड़ रहा है, किस पोजीशन में है, कहाँ पे है, तो ये जो है आपको पता चलेगा अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा। तो अक्षांश और देशांतर रेखा के बारे में अगर आपको थोड़ी सी कम जानकारी हो, तो अपने ज्योग्राफी के टीचर से ज़रूर इस बात की चर्चा कीजिए कि सर अक्षांश और देशांतर से हम लोग कैसे पता लगाएंगे कि कौन चीज़ कहाँ पे है। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जान गए रेने दकार्ते, और इसी के नाम पे जो है इसका कार्तीय पद्धति, और इसी के नाम पर इस पद्धति को, इस तरह से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी पॉइंट को लोकेट करने की पद्धति को हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कार्तीय पद्धति। कार्तीय पद्धति कहते हैं, और जिसको इंग्लिश में हम लोग कह सकते हैं कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम। तो कार्टेशियन सिस्टम अगर पूछ दे कि क्या होता है, तो कार्टेशियन सिस्टम में हम ये कह सकते हैं कि किसी भी प्लेन में एक खड़ी लकीर और एक पड़ी लकीर के रेस्पेक्ट में किसी पॉइंट को लोकेट करना ही कार्तीय पद्धति आपका कहलाता है। अब देखिए बच्चों, हमने बार बार इसमें दो एग्जाम्पल में यही देखा कि इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन होता है और एक वर्टिकल लाइन होता है। एक पड़ी लकीर होता है, एक खड़ी लकीर होता है। हमें समझ में आ रहा होगा। और पड़ी लकीर को, ये जो पड़ी सी लकीर है, इसको हम लोग कहते हैं एक्स एक्सिस कहते हैं, और इसको हम लोग वाई एक्सिस कहते हैं।
इसमें और एक चीज मिला दिया गया, इसको हमने कहा x डैश और इसको कहा हमने y डैश, ठीक ना। अब O से x के तरफ जो है इधर होता है पॉजिटिव और O से माइनस z के तरफ जो है होता है निगेटिव। उसके बाद O से Y के तरफ जो होता है यह होता है आपका पॉजिटिव, पोज प्लस लिख के VE लिख दिए, POSITI VE, VE जो अंतिम में आता है ना, इसीलिए हम लोग इसको VE लिख दिए हैं। और यह नीचे जो होता है आपका निगेटिव होता है। और एक बात ध्यान रखना है, इसमें जब भी हम लोग लिखते हैं लोग 1 2 3, जैसे देखे थे गली 1 2 3 लिखा हुआ था, तो पहला नंबर गली, फिर दूसरा नंबर गली, फिर तीसरा नंबर, फिर चौथा नंबर। तो गली जो है हर एक गली एक दूसरे से बराबर दूरी पर नहीं होती ही नहीं है। कोई ठिकाना नहीं है कि गांव शहरों में जो है हर एक गली जो है बराबर बराबर दूरी पे है, लेकिन इसमें जो 1 2 आप लीजिएगा 3 4 5 6 वो हमेशा बराबर दूरी पे लेना है। इस पर आप एकदम ध्यान रखें। बहुत सारे बच्चे जो हैं लेने में गलतियां करते हैं, कैसे गलतियां करते हैं उसे भी हम दिखाएंगे। तो यह जब भी लेंगे, जैसे मान लीजिए इतना लिए हम, इतना ही दूरी ये लेंगे, इतना ही दूरी ये, इतना ही दूरी ये बराबर दूरी पर हम लेते चले जाते हैं 1 2 3 4 5। और उसके बाद -1 -2 -3 -4, जितना दूरी इधर है उतना ही इंटरवल, ये बीच बीच का दूरी जो है बराबर है। भले बोर्ड पर हमारा थोड़ा सा कम बेस तो हो ही जाएगा, हम तो नाप के बना नहीं रहे हैं। उसके बाद ऊपर जो लेते हैं 1 2 3 4 5, इस तरह से जो लेते हैं ये भी सारी दूरियां जो है बराबर होती है। और नीचे हम लोग लेते हैं -1 -2 -3 -4 -5, इस तरह से हम लोग लेते चले जाते हैं। तो ये आपका हो गया कार्टेशियन सिस्टम, कार्टेशियन प्लेन हो गया। ये कार्टेशियन सिस्टम के तहत कहिए ये कार्टेशियन आपका प्लेन हो गया। अब इसमें पॉइंट को लोकेट करेंगे, ये सारा काम मिला के जो भी चीज़ करते हैं तो वो कार्टेशियन क्या कहलाता है, कार्तीय पद्धति कहलाता है। तो इसको थोड़ा सा और आगे हम बढ़ाते हैं, देखते हैं कि समझ गए होंगे आप लोग कि इसमें जो होता है एक्स एक्सिस होता है और यह आपका वाई एक्सिस, ये आप जैसे 0 यहाँ पे लिए, ये 1 ले लिए, ये 2 ले लिए, यह 3 ले लिए, यह 4 ले लिए, यह 5 ले लिए। तो क्या बच्चों मैं सही लिख रहा हूँ या गलत लिख रहा हूँ? तो मैं गलत लिख रहा हूँ। हमेशा ये दूरी जो होनी चाहिए क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, जितना संभव है हम लोग कर देते हैं। जब आपके पास यह बनाने के लिए ग्राफ पेपर जो आता है आप उस पे बनाएंगे। ग्राफ पेपर में बराबर दूरी पर मोटी मोटी लाइन खींची रहती है, आपको वहाँ पे टेंशन नहीं लेना है, वो बराबर दूरी पर मोटी लाइन दिया जाता है और आपको सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब पुट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर -1 -2 -3 ये माइनस में हो गया। इसके बाद ऊपर लेते हैं तो 1 2 3 और 4। अब मान लीजिए आपको कोई कहता है 2 और 1 पॉइंट आप इंडिकेट कीजिए, 2 और 1 पॉइंट को दिखाइए इस कार्टेशियन प्लेन में। तो क्या करते हैं हम लोग, पहले से बता रहे हैं 2 जो है हॉरिजॉन्टल लाइन को रिप्रेजेंट करता है, 1 जो है वर्टिकल लाइन को, खड़ी लकीर को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर लेंगे 1 और 2 तक गए, फिर 1 यहाँ तक गए। देखिए ये 1 के बराबर होना चाहिए इस तरह से। तो यह जो पॉइंट हो गया आपका 2 और 1 हो गया। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। उसके बाद मान लीजिए आपको कहता है कि 1 और 3 एक पॉइंट को आप दिखाइए। किसको दिखाना है, 1 और 3 पॉइंट को। तो 1 और 3 ये आपका हो गया 1 और उसके बाद 1 2 और 3 देख रहे हैं।
एक्स एक्सिस पे 1 लेंगे और वाई एक्सिस पे कितना लेंगे, 3 लेंगे। तो ये आपका इस तरह से इस पॉइंट का लोकेशन प्राप्त होता है। यह जो हो गया आपका 1 और 3 पॉइंट हो गया। अब कोऑर्डिनेट कार्टेशियन प्लेन में हम लोग निगेटिव भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको -2 और 3 बोला पॉइंट को लोकेट करने के लिए। -2 और 3 पॉइंट जो है कहाँ पर है, तो इसके लिए देखिए माइनस कहा गया। माइनस में हम लोग एक्स एक्सिस में पीछे जाएंगे। तो याद रखिए ये हमेशा एक्स एक्सिस पे चलेगा। ये दौड़ेगा किस पे, पहला वाला जो आपका टर्म है इस ऑर्डर पेयर में, इस युग्म में, तो एक्स एक्सिस पर दौड़ेगा। तो यह 0 से -1 -2 यहाँ पर -2 पहुँचे, इसका काम हो गया। फिर उसके बाद 3, तो 3 जो है ये ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, तो 3 तो हमारा प्लस में ना है, इस पे ध्यान दीजिए। 3 क्या है, प्लस में है, तो इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे। 1 2 और 3। ये अब देखिए यहाँ से ऐसे और उसके बाद ऐसे, देखिए यह 2 -2 और यह आपका 3 हो गया। अब यदि आपको यह कह देता है कि भाई -3 और -3 को लोकेट कीजिए, किसको लोकेट करना है, -3 और -3 को लोकेट कीजिए। लो -3 और -3 जो है इस कार्टेशियन प्लेन पर कहाँ है, तो चलिए ढूंढते हैं। अब आप ही लोग बताइए कि क्या करते हैं। पहला जो है आपका यह किस पे चलता है, एक्स एक्सिस पे, तो यहाँ पर इधर जाएगा या 0 से इधर जाएगा, तो सर इसको तो इधर जाना चाहिए क्योंकि यह माइनस बोल रहा है। तो चलिए इसको जो है हम इधर ले जाते हैं, -3 पे पहुँच गए। फिर कहता है -3, -3 कह रहा है, -3 ध्यान देंगे तो -3 हम ऊपर तो प्लस वाला है सारा, यस सर, यस सर। उसके बाद नीचे जो है माइनस वाला है, यस सर, है ना, यस सर। तो इसको हम यदि नीचे ले जाएंगे, कहाँ तक ले जाएंगे, -3 तक ले जाएंगे, तो यह जो पॉइंट मिलेगा इसका क्या नाम होगा, -3 हो जाएगा। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों आप लोग सीखे होंगे कि किस तरह से किसी पॉइंट को हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस में रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें से एक बात और अभी सीख लीजिए। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये हमेशा एक x और y, x कोऑर्डिनेट और y ऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट, तो इसमें x को हम लोग कहते हैं भुज कहते हैं। क्या कहते हैं, x को हम लोग भुज और y को हम लोग कहते हैं कोटि। इसको भुज को इंग्लिश में कहा जाता है एब्सिसा, ABSCISSA, एब्सिसा। और इसको कोटि जिसको ऑर्डिनेट कहा जाता है। और इस दोनों को मिलाकर हम लोग क्या कह सकते हैं, कोऑर्डिनेट क्या है, किसी बिंदु का निर्देशांक क्या है। चूंकि यह बिंदु को रिप्रेजेंट करता है इसीलिए बिंदु का निर्देशांक क्या है, बोलेंगे एक्स वाई। निर्देशांक में भुज कितना है, बोलेंगे एक्स। निर्देशांक में जो है बिंदु के निर्देशांक में कोटि कितना है, बोलेंगे वाई। बात समझ में आ गई, बरोबर है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 2 1 लिखा हुआ है, बिंदु के निर्देशांक कितना है, 2 1 है। बिंदु में जो है भुज कितना है, तो 2 है। कोटि कितना है, 1 है। उसके बाद और एक एग्जांपल देखते हैं, ये -3 है। किसी पॉइंट का ये क्या है, निर्देशांक है, कोऑर्डिनेट है। अब यह कोऑर्डिनेट में जो है आपका भुज कितना है, -3 है। और कोटि कितना है, अरे ये भी -3 है। क्या है, -3 है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी पॉइंट को लोकेट करते हैं। इसमें एक चीज़ और आप लोग एक्स्ट्रा जानिए, मैं इसको बता ही देता हूं, हालांकि ये हायर क्लास का है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा आप लोग जान लीजिए इसमें, कि यह जो आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है
यह जो आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है, इसको हम लोग एक्स एक्सिस, वाई, और यह एक्स डैश इधर निगेटिव होता है, ये वाई डैश, ये जो होता है इसको हम लोग कहते हैं प्रथम पाद कहते हैं। पाद का मतलब कुछ और नहीं समझना है, प्रथम पाद यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। और इसमें जितने भी बिंदु आएंगे ना, सभी बिंदु जो है प्लस प्लस में ही रहेगा। पहला भी प्लस में रहेगा और दूसरा भी प्लस में रहेगा। उसके बाद हम लोग इसको कहते हैं द्वितीय पाद, या इसको ये भी कहा द्वितीय क्वाड्रेंट। इसको हम लोग द्वितीय पाद कहते हैं, इसको हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट भी कहते हैं, और इसका दूसरा नाम होता है चतुर्थांश भी होता है। देखिए बच्चों, जो भी अच्छा नाम लगे उसी को यूज कीजिए आप। चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश और तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, और उसके बाद यह चतुर्थ चतुर्थांश। तो ये सारे नाम होते हैं इसके, जिसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और यह फोर्थ क्वाड्रेंट, ये आप लोगों को एक्स्ट्रा बताया जा रहा है। इसमें जो पॉइंट का, जो भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है, उस कोऑर्डिनेट में देखिएगा कि यह जो पहला होता है आपका माइनस और दूसरा होता है प्लस। जैसे -3 2, ये किस में आएगा? इस द्वितीय चतुर्थांश में आएगा। जैसे मान लीजिए -4 और 6, यह किस में आएगा आपका? यह द्वितीय चतुर्थांश में आएगा। और जैसे मान लीजिए 1 3 दिया गया है, तो दोनों प्लस में है। यस सर बोलिए। तो प्लस में है तो ये प्रथम चतुर्थांश में आएगा आपका। और यह मान लीजिए 4 5 दिया गया है, तो यह जो है आपका किस चतुर्थांश में आएगा? प्रथम में आएगा। अब इसमें चलते हैं, अगर -3 -2, ये इसमें दोनों माइनस में होता है, इस तरह से दिया गया है, तो यह तृतीय चतुर्थांश में आएगा। और इसमें एक प्लस और एक माइनस दिया गया है, जैसे 3 और -2 दिया गया है, तो यह आपका चतुर्थ चतुर्थांश में आएगा। तो इस तरह से बच्चों, हम तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। मैं इसे पुनः ग्राफ पेपर पर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अपने कैमरे को ग्राफ पेपर पे ले जाकर तब आपको बताने की कोशिश करूंगा। मुख्य इसमें है कि आप यदि पॉइंट को लोकेट करना जान गए तो सारी समस्या ख़त्म हो गई। अब यदि फिर भी आपको दिक्कत रह जाएगी तो फिर हमारा और आपका मिलन तो होगा ही, कभी न कभी क्लास में मिलेंगे ही, और डाउट क्लास होगा ही, और उसके बाद ये सारी समस्याएं समाप्त होगी ही। इसके बाद हम लोग चलते हैं 3.1, एक्सरसाइज 3.1 में। एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मैच पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह से बताएंगे? मान लीजिए कि आपके घर में एक टेबल लैंप है, और टेबल लैंप पे जो है आप रखे हुए हैं उस लैंप को, और उस लैंप की स्थिति आप किस तरह से बताएंगे, इसके बारे में आप लोगों को चर्चा करनी है। तो देखिए बच्चों, एक टेबल हम लोग बनाते हैं पहले।
ये आपका क्या कहते हैं, हालांकि टेबल को जब हम 2D में बनाते हैं तो वह आपका इस तरह का होता है, इस तरह का होता है टेबल। ये टेबल आपका इस तरह का हो गया है ना। एक्चुअल में आप देखिए तो वो जो होता है एक रेक्टेंगल होता है। क्या होता है? रेक्टेंगल, जिसको हम लोग आयत कहते हैं। तो यह टेबल जो है आपका क्या होता है? आयताकार होता है। इस तरह से आयताकार होता है। इसमें यह 4 पैर आपका लगे होता है। तो हमको दिखेगा यहाँ पर 3 ही पैर दिखेगा अगर मान लीजिए इस तरह से हम देते हैं। तो अब यहाँ पर मान लीजिए कि एक टेबल लैंप रखा हुआ है। टेबल लैंप को जो है हम लोग इस तरह से बॉल वाला बना देते हैं और इसमें जो है आप लगा दीजिए, तार लगा दीजिए। इस तरह से तार लगा हुआ है, अब बोर्ड में लगा हुआ है। आजकल तो यही टेबल लैंप चलता है। पहले तो हम लोग जो है टेबल लैंप में केरोसिन ऑयल डाल के टेबल लैंप जलाते थे, टेबल पे रखते थे तो हो जाता था टेबल लैंप। तो आजकल तो स्पेशल आता है। तो इसके बाद आप देख रहे हैं इसमें कि यह जो टेबल लैंप है, यहाँ पर से हम इसको मेजर करते हैं। मान लीजिए कि यह जो दूरी है आपका यहाँ से यहाँ तक, यह दूरी आपका 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। उसके बाद यह जो ऊंचा है आपका, यह मान लीजिए 40 सेंटीमीटर की दूरी पे है। तो किसी एक पॉइंट कॉर्नर से इसका कोऑर्डिनेट, इसका जो है नियामक हम क्या लिख सकते हैं? 30 और 40 लिख सकते हैं। हालांकि इसका कोई आंसर में जाके ये नहीं सोचिएगा कि सर का आंसर मिला ही नहीं। तो जब वो बोला है कि किसी भी पोजीशन पे हम डाल सकते हैं, कैसे हम दिखाएंगे, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि किस तरह से आप बताएंगे अपने मित्र को टेबल लैंप की स्थिति क्या है। तो बस हमारा टेबल मान लीजिए बहुत बड़ा है तो हम इस तरह से दिखा सकते हैं। मुख्यतः उसको ज़रूरत है कि आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में जानकारी हुई कि नहीं, इसलिए आप यहाँ पर 30 सेंटीमीटर, यहाँ पर 40 सेंटीमीटर दे दिए। तो ये तो हो गया, आप कॉर्नर ए से इसको दिखा दिए। अगर मान लीजिए कि आप चाह रहे हैं कि उसको कॉर्नर बी से हम लोग दिखाएं, कहाँ से दिखाएं? बी से दिखाएं। तो बी से दिखाने के लिए हम कहेंगे कि हॉरिजेंटल लाइन में हम चले हैं 30 सेंटीमीटर और नीचे की तरफ हम लोग चले हैं कितना, मान लीजिए कि 10 सेंटीमीटर। तो इस कंडीशन में इसका जो स्थिति हो जाएगा 30 और 10 हो जाएगा। और कोऑर्डिनेट एक्सिस के हिसाब से अगर लिया जाए, मान लीजिए कि आपका टेबल है, उसमें प्लस और माइनस करने का तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो हम लोग जो है इसमें सिर्फ प्लस लेकर यहाँ दिखा सकते हैं कि अगर ए से इस टेबल लैंप की स्थिति देखा जाए तो 30 सेंटीमीटर, और 30 सेंटीमीटर आप हॉरिजेंटल चलिए और 40 सेंटीमीटर वर्टिकल में चलिए तो आपको वह टेबल की स्थिति मिल जाएगी। इसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन है, मात्र एक ही क्वेश्चन है इसमें दिया गया, 2 ही क्वेश्चन दिया गया है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि एक नगर के 2 मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती है। ये दोनों सड़कें उत्तर दक्षिण के दिशा और पूरब पश्चिम की दिशा में हैं। नगर के अन्य सभी सड़क इन मुख्य सड़क के समानांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पे है। तो प्रत्येक दिशा में 5-5 सड़कें हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए और सड़कों की एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए। तो सड़कों को जो है एकल रेखाओं से निरूपित करना है। तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, देख लीजिए। टाउन में 2 मुख्य सड़क है। तो मुख्य सड़क आपका हो गया, ये हो गया मुख्य सड़क। इस तरह से आपका मुख्य सड़क हो गया। थोड़ा सा हम मुख्य सड़क को इसको इधर ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब क्या है कि दोनों रेखाओं के समांतर जो है
कुछ और सड़कें मार्ग गई हुई है, जैसे इस तरह से आपका दिया गया है। ये कितने मीटर के दूरी पर है? 200 मीटर की दूरी पर है, लेकिन इसको बोला है कि 1 सेंटीमीटर आप लीजिए। इस तरह से कई मार्ग गए हुए हैं, इस तरह से मार्ग गए हुए हैं। ये हो गया मार्ग 1, मार्ग 1, 2, 3, 4 और क्या हो गया यह 5 मार्ग गए हुए हैं। उसके बाद ऐसे भी यह मार्ग गया हुआ है, मार्ग 1, मार्ग 1 और मार्ग 1। हालांकि हम अपनी कॉपी में कितना दिखाएंगे? 1 सेंटीमीटर की दूरी दिखाएंगे। हालांकि यह रिप्रेजेंट कर रहा है कितने मीटर को? 200 मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से यह दूसरा मार्ग हो गया बच्चों। इसको बराबर बराबर दूरी पे आप लेंगे। चूँकि मैं बोर्ड पे बना रहा हूँ, 1, 2, 3, 4 को हुआ। अच्छा, एक यहाँ कर देते हैं, 5 हो गया। एक यहाँ पे कर देते हैं, इसको मुख्य मार्ग बना लेते हैं हम लोग। इसको मुख्य मार्ग बना लेते हैं और इसको मुख्य मार्ग बना लेते हैं। देखिए, x डैश x को मुख्य मार्ग हम बना लिए, तो यह आपका मार्ग हो गया 1, यह मार्ग हो गया 1 आपका, यह 2, यह आपका 3, यह आपका 4 और यह आपका 5। इस तरह से हमको इस फिगर में दिखाना है। उसके बाद इसमें जो है क्या कहा गया कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को, देखिए अंतिम में दिया गया है कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4, 3 माना जा सकता है। तो 4, 3 कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को माना जा सकता है? तो यहाँ पर देखो बच्चों कि ये आपका हो गया 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, ये बोलता है 4 और 3। तो 4, 3 तो हमारा एक ही क्रॉस स्ट्रीट होगा ना। अगर मान लीजिए कि हम निकालते हैं 3, 4, तो 1, 2, 3 यहाँ तक जाएंगे, 1, 2, 3, 4 ये आएंगे, तो ये आपका क्या हो गया 3, 4। तो 4, 3 का जो क्रॉस स्ट्रीट है यहाँ पर 4, 3 कहने का मतलब हो गया कि हॉरिजेंटल में तीसरा मार्ग और वर्टिकल में, अगर प्लेन फिगर में देखा जाए तो वर्टिकल में चौथा मार्ग जो यहाँ मिलता है उसको हम लोग 4, 3 का क्या कहेंगे? क्रॉस स्ट्रीट कहेंगे। आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट चौराहे बनती हैं, ठीक है। विशेष क्रॉस स्ट्रीट दोनों सड़कों से बनी है, जिसमें एक उत्तर से दक्षिण दिशा जाती है और दूसरा पूरब से पश्चिम दिशा जाती है। तो बच्चों यहाँ पर एक पूरब से पश्चिम देखिए, ये आपका पूरब होता है, ये पश्चिम होता है। तो यह पूरब से पश्चिम ऐसे हो गया, बोर्ड पर हम लोग इस तरह से दिखाते हैं। और यह आपका उत्तर हो गया और यह आपका दक्षिण हो गया। तो इस तरह से हम लोग पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण को बोर्ड पर दिखाते हैं और इस तरह से हम फिगर को बना के उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। पहला नंबर का आंसर आपका ये हो जाता है और दूसरा नंबर का आंसर ये हो जाता है। इस तरह से हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अच्छा, और कुछ इसमें कह रहा है कि प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया गया है कि यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और पांचवी सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है तो ये क्रॉस पर मिलती है, तब इसे हम क्रॉस स्ट्रीट 2, 5 कहते हैं। इसी परंपरा से यह ज्ञात कीजिए। ओ, आपको एक बार समझा दिया गया क्रॉस स्ट्रीट कैसे बनता है। जैसे मान लीजिए कि ये दूसरा आपका मार्ग है और दूसरे मार्ग में जाने के बाद एक मार्ग को पार किए, दूसरे मार्ग को पार किए और यह जो मार्ग आपका आया इसको हम लोग क्रॉस स्ट्रीट कहेंगे और इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 और 2 हो जाएगा। जैसे 1, 2, 3, 4 है तो यह 2 और 2 का क्रॉस स्ट्रीट हो जाएगा, 2, 2 चौराहा हो जाएगा। तो इस फिगर को अपने से आप बनाएंगे और बना के खुद भी समझने की कोशिश करेंगे, हमारे समझाने के बावजूद भी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको हम लोग और अगले वीडियो में और भी आगे बढ़ाएंगे।
फ़िलहाल इतना ही। तो बच्चों खुश रहिए, मन लगा के पढ़िए और घर से बाहर ना निकलिए। इस लॉकडाउन के नियमों का पालन कीजिए, तभी हम लोग जो हैं इस महामारी से जीत सकते हैं। और लास्ट में एक बात मैं बताना चाहता हूं बच्चों कि खाने पीने की कोई चीज़ जो आप दुकान से लेते हैं, जैसे बिस्किट लेते हैं, टॉफ़ी लेते हैं, उसके बाद पाव रोटी लेते हैं, तो उसमें उसका डेट ऑफ बर्थ ज़रूर देख लिया कीजिए, क्योंकि आजकल के दुकानदार जो हैं पुराने से पुराने माल को भी, जो एक्सपायर हो जाता है, जिसके खाने से आपके तबीयत ख़राब हो सकती है, वो वैसे भी सामानों को बेच देता है। इसीलिए जब भी कोई सामान लीजिए, जब भी कोई चीज़ लीजिए खाने वाली चीज़, जैसे आप कुरकुरे लेते हैं, चिप्स लेते हैं, ये सब चीज़ लेते हैं, तो उसमें डेट लिखा रहता है कि वह कब बना है। डेट ऑफ बर्थ कहने का मतलब कि वह कब बना है। और वो खाने पीने वाली चीज़ किसी किसी का वैल्यू 1 महीने तक रहता है, किसी किसी का वैलिडिटी 6 महीने तक रहता है। इसीलिए जब भी वैसे चीज़ों को ख़रीदें आप लोग, तो उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट कहते हैं उसको, MFD, मैन्युफैक्चरिंग डेट। तो तो मैन्युफैक्चरिंग डेट को ज़रूर देख लें। धन्यवाद बच्चों, सतर्क रहें, सावधान रहें।